सुप्रभातम बच्चों। मैं रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। मैं आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें कक्षा 10वीं का द्वादशा पाठ हेमंत वर्णम कक्षा 10वीं का एक भाग पहला श्लोक से 6वां श्लोक तक इसका अनुवाद एक भाग में हो चुका है और दूसरा भाग जो है 7वां श्लोक से अभ्यास प्रश्न तक इसका अनुवाद किया जा रहा है। तो सभी बच्चे दूसरा भाग को भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए, संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। द्वादशः पाठः हेमंत वर्णम कक्षा 10वीं। श्लोक का वाचन करें। 7वां श्लोक का। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण शीतलः निश्वसान्द इवा दर्शन चंद्रमा न प्रकाशते। पढ़े। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण शीतलः निश्वासान्द इवा दर्श चंद्रमा न प्रकाशते। तुषारेण अरुण अन्वय करें इसका। तुषारेण अरुण अरुण शीतलः सौभाग्य रवि संक्रांत यथा निश्वसान्द आदर्शः उज्ज्वलं न दृश्यते तथा इव चंद्रमा न प्रकाशते। शब्दार्थ देखिए। रवि संक्रांत सूर्य के द्वारा अधिकार में किया हुआ, तुषार ओस कोहरा, अरुण शीतला माने लाल शीतल, निश्वसान्द छोड़े गए श्वास से धूमिल, दर्पण माने दर्पण ऐना। अनुवाद करते हैं इसका। अनुवाद करते हैं। तुषारेण अरुण शीतला सौभाग्य रवि संक्रांत यथा निश्वासान्द आदर्शः उज्ज्वलम न दृश्यते तथा इव चंद्रमा न प्रकाशते। देखिए यहाँ पर सौभाग्य से सूर्य की लालिमा अरुण शीतला, सौभाग्य से सूर्य की लालिमा युक्त किरणों या प्रकाश से प्रतिबिंबित चंद्रमा इस समय बर्फ या ओस से शीतलतावश श्वास से अंधे हुए दर्पण के भांति आदर्श दर्पण के भांति ना प्रकाशते, दर्पण के भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। बराबर देखिए। सौभाग्य से सूर्य की लालिमा से प्रतिबिंबित चंद्रमा इस समय बर्फ या ओस एवं शीतलतावश श्वास से अंधे हुए दर्पण के भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसका अनुवाद देखिए। सौभाग्य से सूर्य की लालिमा प्रकाश युक्त किरणें से प्रतिबिंबित चंद्रमा इस समय बर्फ ओस एवं शीतलतावश श्वास से अंधे हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। अगला श्लोक 8वां पढ़ेंगे। जीवतोष्णा तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते शीतेव चातपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। एक बार और उच्चारण करें। ज्योतिष्णा तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते शीतेव चातपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। अन्वय करें। ज्योतिष्णा तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते आतपेन श्यामा च सीता इव लक्ष्यते न तु शोभते। शब्दार्थ देखें। ज्योतिष्णा माने चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी। तुषार मलिना तुषार के कारण मलिन, धूमिल। पौर्णमास्याम पौर्णमासी सप्तमी भक्ति एक वचन है, पूर्णमासी में। राजते चमकता है। सीते सीता धन इव गुण स्वर संधि है, सीता के समान।
चातप, चा धन आतप दीर्घ स्वर संधि और दो। तुषार मलिना, तुषारेन मलिना, तुषारेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास। आतप श्यामा, आतपात श्यामा, पात में पंचमी विभक्ति इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास। अन्वय करें। ज्योतिषना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न रास्ते आतपेन श्यामा च सीता इव लक्ष्यते न तो शोभते। इसका अनुवाद देखें। तुषार ओस या कोहरा, कोहरे से मलिन, पौर्णमास्यम पूर्णिमा की चंद्रमा या पूर्णिमा की चांदनी, आतपेन श्यामा, आतपेन मतलब धूप से, श्यामा माने सांवली, धूप से धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के भांति लक्ष्यते दिखाई तो देती है, ना तो शोभते परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। एक बार और देखिए। कोहरे से मलिन पूर्णिमा की चांदनी, धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के भांति, दिखाई देने वाली सीता के भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। अब इसका अनुवाद एक बार और देखिए। कोहरे से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। इसका अनुवाद देखें। कोहरे से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। अगला श्लोक देखें। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम् प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। बराबर पढ़ें। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम् प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। अन्वय। साम्प्रतं काले प्रकृत्या शीतल स्पर्शः हिमविद्धः च स द्विगुण शीतलः पश्चिमः वायुः प्रवाति। इसका शब्दार्थ देखें। शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च, यहाँ पर शीतल स्पर्शा ओ का विसर्ग बन गया इसलिए यहाँ पर उत्त विसर्ग संधि है। शीतल स्पर्शा हिमविद्धश्च सलगम के साथ का विसर्ग बन गया इसलिए यहाँ पर श्रुत्व विसर्ग संधि है। पश्चिमो वायु, पश्चिम यहाँ ओ का विसर्ग बना, पश्चिम वायु यहाँ पर भी उत्तर विसर्ग संधि है। शीतल स्पर्शः, शीतल स्पर्शः कर्मधारय समास है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। इस प्रकार से यहाँ पर शीतल स्पर्शा में कर्मधारय समास है। द्विगुण शीतला, द्विगुण शीतला कर्मधारय समास है इसमें। हिम विद्धा, हिमहि विद्धा, हिमहि में तृतीया तत्पुरुष, तृतीया बहुवचन है इसलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होगा। अन्वय देखिए। सांप्रतम काले प्रकृतिया शीतल स्पर्शा हिम विद्धा च स द्विगुण शीतला पश्चिम वायु प्रवाति। यहाँ पर देखिए अनुवाद करते हैं। प्रसांप्रतम माने इस समय, प्रकृतिया माने प्रकृति से, शीतल स्पर्श प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली, प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली वायु इस समय बर्फ से सनी हुई, हिमविद्धा बर्फ से सनी हुई, द्विगुण शीतला दुगुनी शीतलता से बह रही है।
पर अब देखिए, प्रकृति से शीतल प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली पश्चिमी वायु इस समय बर्फ से सनी हुई दुगुनी शीतलता से बह रही है। इसका अनुवाद भी है, हम देखिए, प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली पश्चिमी वायु इस समय बर्फ से सनी हुई दुगुनी शीतलता से बह रही है। अगला श्लोक पढ़े, 10वां श्लोक। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदनाम्रा शाल्या कनकप्रभा। बराबर। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्रः शाल्या कनकप्रभा। खर्जूर पुष्पाकृति भी, खजूर के फूलों के से आकृत आकारों से, शिरो भी माने सिरों से, पूर्ण तंडुले माने पूर्ण चावलों से, किंचिदा नम्र कुछ झुकी हुई, शालिया मतलब धान की बालियां, कनक प्रभा माने सुनहरी आभा चमक। व्याकरण में देखिए, खरजूर पुष्पाकृति भी, खरजूर पुष्प तनाकृति भी दीर्घ स्वर संधि, किंचिदा नम्रा किंचित धन आनम्रा व्यंजन संधि। खरजूर पुष्पाकृति भी, खरजूर पुष्पा नाम आकृति भी, यहाँ पर खरजूर पुष्पा नाम में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। कनक प्रभा, कनक एवं प्रभा कर्मधारय समास है इसमें। इसका अनुवाद करें, खरजूर पुष्पाकृति भी शिरो भी पूर्णतंडुले। खरजूर, खजूर के फूलों की आकृति के समान, शिरोभी माने शीर्ष में, पूर्ण तंडोलई पूर्ण चावल के दानों से कुछ, किंचित आनम्रा कुछ झुके हुए, कनक प्रभा सुनहरी आभा के साथ, शालिया माने धान के पौधे, धान की बालियां, शोभनते माने सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा, खजूर, खजूर के फूलों की आकृति के समान, शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुकी हुई, सुनहरी आभा के साथ धान की बालियां, धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। अनुवाद देखिए, खजूर के फूलों की आकृति समान, शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुके हुए सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, अंतिम श्लोक। अवस्याय तमोन्नद्धा निहारतं सावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्याः। एक बार और पढ़े इसको। अवस्याय तमोन्नद्धा निहारतं सावृताः, अवस्याय तमोन्नद्धा निहारतं सावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्याः। प्रसुप्ता, प्राधन स्वप्तन का प्रत्यय सोए हुए के भांति। अवस्याय ओस, अवस्याय माने ओस, तमो माने अंधकार, नद्धा माने जकड़ा हुआ, ढका हुआ, निहार माने कोहरा, तमसा माने अंधकार, वृता माने घिरा हुआ है। विपुष्पा, पुष्प रहित, बिना फूल के, पुष्प रहित।
वन राज्य माने वन की सुंदरता। यहाँ पर अवस्याय तमून नद्धा, अवस्याय ही तमसः नद्धा। यहाँ पर तृतीया तृतीया है, इसमें बहुवचन है इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास होगा। निहार तमसा वृता, निहारैः तमसा अवृता, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। अश्वाय तमोनद्धा, निहार तमसा वृता, प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्य। इसका अनुवाद करें। अवस्याय ओस के अंधकार से, नद्धा माने जकड़ा हुए, जकड़े हुए, निहार माने कोहरे, तमसा माने अंधकार, कोहरे के अंधकार से, वृता माने घिरा हुआ, घिरे हुए। इस प्रकार ओस के अंधकार से जकड़े हुए तथा कोहरे के अंधकार से घिरे हुए होने के कारण विपुष्पा पुष्प रहित वन राज्य मतलब वन की सुंदरता, वन की सौंदर्य, प्रसुप्ता सोए हुए के समान, इव माने समान, लक्षणते माने दिखाई दे रहा है। पुष्प रहित वन की सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद करें। ओस के अंधकार से जकड़े हुए या ओस के अंधकार से ढका हुआ तथा कोहरे के अंधकार से घिरे हुए होने के कारण विपुष्पित पुष्प रहित वन का सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इसका अनुवाद देखें। अनुवाद है इसका। ओस के अंधकार से जकड़े हुए तथा कोहरे के अंधकार से घिरे हुए होने के कारण वे पुष्प रहित वन की सुंदरता सोए हुए के समान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इस श्लोक का 11वें श्लोक का अनुवाद हुआ। आगे अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, हेमंत काले किम सुखावहम भवति। हेमंत काल में क्या सुखदायी होता है। उत्तर है इसका, हेमंत काले हव्यवहणा आदित्याश्च दिवसाः सुखावहम भवन्ति। हेमंत काल में अग्नि और सूर्य के कारण दिन सुखदायी होता है। अगला प्रश्न है, कीदृशः दिवसः भवन्ति हेमन्ते। हेमंत ऋतु में दिन कैसे होते हैं। उत्तर, हेमन्ते दिवसः मृदु सूर्यः शनिहारः पटुशीता हिमध्वस्तैश्च समाहतः भान्ति। हेमंत ऋतु में दिन सूर्य की कोमल किरणों से युक्त, कोहरे अत्यधिक, शीत और हिमपात से आहत प्रतीत होते हैं। तीसरा प्रश्न है, अस्मिन् ऋतौ शाल्याः काम अवस्थां प्रतिपद्यन्ते। इस ऋतु में धान के पौधे किस अवस्था में होते हैं। उत्तर, अस्मिन् ऋतौ शाल्याः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचित आनम्रः कणकप्रभायुक्तः शोभन्ते। उत्तर होगा, इस ऋतु में धान के पौधे अपने शीर्ष पर चावल के पूर्ण दानों से कुछ झुके हुए सुनहरी आभा से युक्त सुशोभित होते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितान् वाक्यान् संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। इस ऋतु से संवत्सर शोभित होता है। इसका अनुवाद होगा, अनेन ऋतुना संवत्सरः रोचते। इस समय धूप अच्छी लगती है। अस्मिन् समये आतपः रोचते। हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। हेमंते उत्तर दिशा मलिना लक्ष्यते। शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। शीत भयात् पक्षिणः जले न प्रविशन्ति।
इस समय वृक्ष सोए हुए से दिखाई देते हैं। अस्मिन् समी वृक्षा प्रसुप्ताः इव लक्ष्यन्ते। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्नोत्तर सहित इस पाठ का संपूर्ण अनुवाद और अभ्यास प्रश्न हल हो गया। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही सही लिखें और अच्छा से याद करें। धन्यवाद बच्चों।